हेलो दोस्तों, कैसा हो? अगर आपकी लाइफ में आने वाली लड़की किसी भी तरह आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को खातिर में लाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अपने प्यार की खातिर आप भी खामोशी से अपना दिल उसके पाँव में रखने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे मेल लीड वैन के साथ। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त सी मूवी की तरफ, जिसके कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री और मूवी का रोमांस आपको मूवी के साथ आखिर तक जुड़े रहने पर मजबूर कर देगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड वैन को, जो इस वक्त अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा था और ग्रैंड माँ उसे प्रेशराइज करते हुए कह रही थी, तुम मेरी बताई हुई लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम उन गिफ्ट के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो जो तुम्हारी शादी के लिए मैंने तैयार किए हुए हैं। तभी वैन कहने लगा, ग्रैंड माँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ, इसलिए आपकी बताई हुई लड़की से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और प्लीज इस तरह बार बार मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत किया करें। जबकि दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो इस वक्त इसी कंपनी में डेकोरेशन कर रही थी। उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने लगी, लेकिन इसी दौरान वैन उसे संभाल लेता है। उनका फोन जमीन पर गिरकर खराब होता है। इससे पहले ही उसने जियान को जमीन पर फेंकते हुए अपने फोन को पकड़ लिया, जिस पर जियान कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कितनी बुरी तरह से तुमने मुझे फेंका है, मेरी कमर के तो 8 टुकड़े हो चुके होंगे। तभी वैन उसे अपना कार्ड लेते हुए कहने लगा, किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा लेना, इसमें 2 लाख युआन मौजूद हैं। लेकिन वैन की ये बात अब जियान को पहले से ज्यादा गुस्सा दिला चुकी थी। तभी वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारे पैसों की फूकी हैं? तुम शायद मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आने वाली हूँ। तभी वैन वहाँ से जाते हुए अपने गार्ड्स को उसकी सारी डेकोरेशन खराब करने के लिए कहता है। वैन की इस इंस्ट्रक्शंस पर उसके गार्ड्स एक्साइटेडली अमल करने लगे और अब जियान के पास हाथ मलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगी, मैंने सुबह से इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हारे आदमी आकर उसे 5 मिनट में खराब कर दे। जरा दोबारा मेरे सामने आने की गलती करना, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर वैन को देखते हैं, जो इस वक्त अपने सामने पेश किए जाने वाले प्रपोजल को हवा में उड़ाते हुए कहने लगे कि ये सब क्या बुलशिट है। क्या इस फजूल किस्म की रिसर्च के लिए मैंने तुम लोगों को 6 महीने का टाइम दिया था? मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम सबको पे क्यों करता हूँ। तभी एक स्टाफ मेंबर कहने लगी, मैं जरा सफाई के लिए किसी को बुला लेती हूँ ताकि वो ये सारे पेपर समेट ले। उनके बिगड़ते हुए मूड को देखते ही हूँ मौके का फायदा उठाकर उसके पास आते हुए कहने लगी, मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार की है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बनाई हुई प्रोडक्ट में जरूर पसंद आएगी। और इसी दौरान वो वैन को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ये अंदाज वैन को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी वो अपने मैनेजर को आर्टिकल 46 रिपीट करने के लिए कहता है। आर्टिकल 46 को एक्सप्लेन करते हुए मैनेजर बताता है कि सभी एम्प्लॉयज को प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए और किसी को भी इस तरह की सिलेक्टिव ड्रेसिंग या एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए। गुस्से में हू की टक्कर जियान से हो जाती है, जिस पर उसने जियान को धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया, जिससे वो सीधा वैन की बाहों में जा गिरी। वैन जियान का मास्क उतारता है तो उसको देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या 2 लाख युआन तुम्हारे लिए कम थे जो फिर मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई? जिसके जवाब में जियान कहने लगी, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर साइकोपाथ्स की मीटिंग हो रही है, वरना कभी भी यहाँ ना आती। अब आते हैं हूँ की तरफ, जो अपना बनाया हुआ कंसीलर अपने कोलीग के चेहरे पर लगाते हुए प्रूव करना चाह रही थी कि उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। लेकिन कंसीलर अप्लाई होते ही कोलीग के चेहरे पर बहुत ज्यादा एलर्जी आने लगी। ये सब देखते हुए वैन कहने लगा, जरा एक्सप्लेन करना पसंद करोगी, आखिर तुमने ऐसा क्या मिलाया है इस कंसीलर में कि इस तरह का रिएक्शन आ रहा है? वो एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली हमारी कंपनी बहुत महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन इस कंसीलर में मैंने थोड़ी सी लीड की अमाउंट ऐड की है ताकि सस्ती प्रोडक्ट्स महंगे दामों बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। होगी ये बात सुनते ही जियान कहने लगी, क्या तुम खुद को एक फार्मासिस्ट समझती हो? तुम्हारी बनाई हुई प्रोडक्ट इतनी बेकार है, देखो तुमने लड़की के चेहरे का क्या हाल कर दिया। अगर हमारी कंपनी के लोगों के साथ इसी तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आती रही तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। जियान की बातें सुनते ही हू को गुस्सा आने लगा। तभी वो कहने लगी, तुम अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम एक क्लीनर हो? क्या मुझे यही दिन देखना बाकी थे कि एक क्लीनर मुझे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगी? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तो इन प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे पर अप्लाई करना भी नहीं आता होगा। लेकिन वो जियान ही क्या जो खामोशी से अगले की बात बर्दाश्त कर ले। तभी वो कहने लगी, तुम्हें लगता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे पर अप्लाई करना नहीं जानती? तो रुको, मैं तुम्हें अभी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का डेमो दे देती हूँ। और तभी जियान हो की बनाई हुई प्रोडक्ट में कुछ बेस प्रोडक्ट्स मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करती है, तो उसे देखते ही वैन मन ही मन में सोचने लगा कि ये कितनी प्यारी है। सिर्फ वैन ही नहीं बल्कि उसके सभी एम्प्लॉयज भी जियान की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके थे। हू के कोलीग्स वहाँ से जा चुके थे। तभी वो गुस्से में आते हुए जियान से कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा है। जिसके जवाब में जियान कहने लगी कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मुझे ब्लेम मत करो, मैं एक क्लीनर हूँ जिसके पास इस तरह की विशेष प्लान बनाने के लिए ना टाइम है और ना ही स्टैमिना। जियान के इस रिएक्शन से वैन अच्छा खासा इम्प्रेस हो चुका था। तभी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, तुम किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो? ये पकड़ो अपनी डर्टी मनी और आइंदा मुझ जैसी लड़की को खरीदने के बारे में तो सोचना भी मत। जियान जा चुकी थी। तभी हू वैन से कहने लगी, तुमने देखा ये कितनी जुबान दराज और चालाक लड़की है, मुझे नहीं लगता कि इसको इस कंपनी में रखा जाना चाहिए, मैं कहती हूँ इसको अभी के अभी फायर कर दो। जिसके
जवाब में वैन कहने लगा, हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे फायर कर देना चाहिए, लेकिन जियान को नहीं बल्कि तुम्हें, जो हमारी प्रोडक्ट्स में मिलावट करके हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही हु कहने लगी, प्लीज वैन ऐसा मत करो, तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ और वैसे भी ये सब मैंने तुम्हें प्रॉफिट दिलाने के लिए किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें क्लीनर के बनाए हुए ट्रैप में आकर मुझे फायर कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जो अब हु को लेकर साइड पर जा चुका था और उसको देखते ही वो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारे फियांसे ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जिसके जवाब में लियो कहने लगा, अगर वो देख भी ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, और वैसे भी अब मुझे जमाने का डर नहीं रहा। और अब लियो हु को अपने साथ लेकर बाहर आ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वैन को देखते हैं, जिसका मैनेजर उसे बता रहा था कि आपके कहने पर मैंने उस क्लीनर की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है और आपका शक बिल्कुल सही था। वो लड़की क्लीनर नहीं है बल्कि अपनी असल आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या आप जानते हैं उसके 3 भाई हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उसकी रियल आइडेंटिटी और उसकी वेल्थ के बारे में जानकर कोई लड़का उसे प्यार में धोखा ना दे दे, इसीलिए वो अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताती और प्रिटेंड करती है कि वो एक क्लीनर है। क्या आप हु के साथ मौजूद उस लड़के को देख रहे हैं? एक्चुअली वो जियान का ही फियांसे है और कल इन दोनों की शादी होने वाली है, जिस पर वैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैनेजर वैन को जियान के बचपन की पिक्चर दिखाता है तो वैन को याद आता है कि किस तरह वो और जियान बचपन में एक ही सोसाइटी में रहा करते थे और जियान के भाई उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे। जबकि दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जिसकी बाइक को अब उसके भाई की गाड़ियां रोक चुकी थी। तभी उसके भाई उसके पास आकर कहने लगे, जियान ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम इस सिचुएशन को सीरियस क्यों नहीं लेती? क्या तुम्हें पता नहीं कि कल तुम्हारी शादी होने वाली है? मुझे समझ नहीं आ रही इस तरह अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। तभी वो कहने लगी, मैं किसी को भी अपनी दौलत से इम्प्रेस नहीं करना चाहती और ना चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे साथ कोई दिखावे के लिए मेरे साथ रहे। अब देखो ना, लियो मुझे एक क्लीनर के तौर पर जानता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती। उसके भाई उसे कहने लगे, देखो तुम्हारी कल शादी होने वाली है, लेकिन हमें पूरा यकीन है तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें क्या पहनना है। जियान के भाई जा चुके थे तभी उसकी नजर वैन पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो कहने लगी, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे वो फार्मूला हासिल करना चाहते हो जो मैंने अभी तुम्हारी मीटिंग में सबके सामने बनाया था। जिसके जवाब में वैन कहने लगा, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे फार्मूला लेने के लिए बिल्कुल नहीं आया, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया था। प्लीज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वैन के बहुत इंसिस्ट करने पर जियान उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगी, तुम वैसे एक अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन अगर तुम्हें उस फार्मूले की जरूरत है तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वैन कहने लगा, फिलहाल मुझे उस फार्मूले की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो तुम खामोशी से देखो। उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जियान उसका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। जहाँ पर एक रूम के अंदर वो लियो और हु को देखती है। लियो हु से कह रहा था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे जियान से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उसने मेरी ग्रैंड माँ की जान बचाई थी और उससे शादी करना मेरी ग्रैंड माँ की बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन अब जब मेरी ग्रैंड माँ इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जियान जैसी लड़की के पीछे खुद को थकाना चाहिए। आज नहीं तो कल मैं उससे अपनी जान छुड़ा लूंगा। वैन के कहने पर उसका मैनेजर लियो को हु के साथ रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियान की हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी वैन उसे कहने लगा, अगर तुम रोना चाहो तो रो सकती हो क्योंकि ये विंडो साउंड प्रूफ है। कुछ देर तक अपना जी हल्का करने के बाद वैन जियान से पूछने लगा कि क्या तुम अब उसको छोड़ दोगी? जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया है उसके लिए इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम जियान को देखते हैं जो अपना हुलिया पूरी तरह से चेंज कर चुकी थी। अपने इस कातिलाना अंदाज के साथ वो बार की तरफ चल पड़ी, जहां आते ही वो स्टेज पर आग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद वो अपना होश खो चुकी थी। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगी, लियो मैंने 3 साल तक तुम्हारा कितना साथ दिया, लेकिन तुमने कितनी बेदर्दी से मुझे धोखा दे दिया। लेकिन जियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके पास मौजूद दोनों लड़के उस पर गलत नजर रखे हुए हैं। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है जो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। ड्रंक हालत में जियान उसके करीब आते हुए कहने लगी, यकीनन आज की रात तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बीतने वाली है, और साथ ही उसे किस करने लगी। तभी वैन भी उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। अगली सुबह जियान की आंख खुलती है तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। खुद को इस हालत में देखते हुए वो अच्छे से जान चुकी थी कि कल रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जियान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वैन उसका रास्ता रोक लेता है, जिसको देखते ही वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बल्कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसके जवाब में वैन कहने लगा, क्या मेरी हालत तुम्हें नजर नहीं आ रही? देखो कल रात तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। तभी जियान पूछने लगी, आखिर मेरा ड्रेस कैसे चेंज हो गया? जिस पर वैन उसे अपने करीब लाते हुए कहने लगा, इतनी बच्ची भी मत बनो, तुम सब जानती हो। इसी दौरान जियान को लियो की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था, तुम जानती हो ना आज हमारी शादी है, तुम कहाँ पर हो? जल्दी पहुँचो, लेट बिल्कुल भी मत होना। तभी जियान उसे बताती है कि वो जरूर टाइम पर पहुँचेगी।
जाने से पहले जियान वैन को कॉम्पनसेशन के तौर पर कुछ अमाउंट दे देती है, लेकिन तभी वैन अपने ड्राइवर को कॉल करके कहने लगा जल्दी से गाड़ी निकालो, आज मुझे एक बहुत बड़ी शादी अटेंड करने के लिए जाना है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लियो को देखते हैं जो इस वक्त जियान का वेट कर रहा था और उसके पास मौजूद उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे थे हमने सुना है कि तुम एक क्लीनर से शादी कर रहे हो, वैसे बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। वो लियो के पास आकर कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही चैनल 10 की तरफ से तुम्हारी ये डील डन हो जाए उसके बाद तुम अपनी वाइफ को छोड़कर उसे डिवोर्स दे देना। लियो के फ्रेंड्स जियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे लगता है कि तुम्हारी वो क्लीनर वाइफ अपनी बदसूरती की वजह से हम सबके सामने आने से कतरा रही है, प्लीज उसे कॉल करके बोलो कि जल्दी से आ जाए, हम उसकी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तभी वहाँ पर जियान की एंट्री होती है जिसको ब्राइडल ड्रेस में देखकर सभी लोगों की आंखें चुंधियाने लगी। लियो उसे लेकर अंदर आता है तभी उन दोनों की शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन शादी के टाइम पर जियान लियो के साथ शादी करने से इनकार कर देती है, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो जियान को जज करने लगे। जियान अपने ड्रेस का कलर ब्लैक में चेंज करते हुए कहने लगी आज मैं अपने डैड लव का शौक मनाऊंगी। जियान के इस तरह से इनकार करने पर सभी लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। तभी वो फोटोज प्ले करते हुए कहने लगी मैंने लियो को नहीं बल्कि लियो ने मुझे धोखा दिया है, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि हु के साथ मिलकर। लियो और हु की वीडियो स्क्रीन पर चलने पर वो दोनों बुरी तरह से बौखला चुके थे। तभी रिपोर्टर्स हु के पास आकर उससे पूछने लगे जब आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट को सेड्यूस न कर सकी तो क्या आपने लियो का पीछा करना शुरू कर दिया। ये सब करने पर हु जियान को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है। तभी जियान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी आइंदा मेरी कोई भी चीज मुझसे छीनने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेकिन इस पर जब लियो हु को डिफेंड करने लगा तभी जियान उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहने लगी। तभी लियो जियान से कहने लगा देखो अगर आज तुम्हारी शादी मुझसे न हुई तो कभी भी कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। इतने में वहाँ पर वैन की एंट्री होती है जो आते ही कहने लगा कि तुम्हारे बाद मैं लाइन में तैयार खड़ा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी और इसी वक्त जियान के साथ शादी करने वाला हूँ। इतने में वहाँ पर उन दोनों के पोस्टर्स लग जाते हैं। वैन जियान को प्रपोज करता है जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर लियो के साथ साथ हु को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो कहने लगी वैन क्या तुम भूल चुके हो हम दोनों पास में रिलेशनशिप में रह चुके हैं। इसके जवाब में वैन कहने लगा हाँ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और तुमसे शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह का स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद। लियो जियान को एक दफा फिर याद दिलाता है कि वो चैनल 10 के साथ 10 बिलियन युवान की डील डन करने वाला है और उसके बाद तुम यकीनन अपने इस डिसीजन पर पछताने वाली हो। लेकिन जियान उसे बताती है कि वो डील मेरी तरफ से ही तुम्हें ऑफर की गई थी क्योंकि वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट था, लेकिन अब जब हमारी शादी ही नहीं हो रही तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील करनी चाहिए। और इस पर तो लियो जैसे शौक ही हो गया। तभी वो हु को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी ये लड़की मुझे हमेशा से सेड्यूस करती आई है, वरना मैं तो इस जैसी लड़की की शक्ल देखना भी पसंद ना करूं। और साथ ही जियान से शादी के लिए रिक्वेस्ट करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन जियान कहने लगी मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, बल्कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ वैन को अपना हस्बैंड मानती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लियो के साथ होने वाली डील के डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ देती है। लियो मजीद कुछ कहता है इससे पहले ही वैन जियान को अपने हाथों में उठाकर कहने लगा मुझे लगता है कि लियो तुम अपना चांस बुरी तरह से जाया कर चुके हो, आइंदा इसके करीब आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसी में हम लियो को देखते हैं जो इस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का मातम कर रहा था। तभी उसके पास हुआ कर कहने लगी मुझे लगता है तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। जियान तुम्हारे सामने जो कुछ भी बोल कर गई है वो सब झूठ था। देखो जो रिसीट उसने दिखाई थी उसमें कहीं पर भी चैनल का स्टैंप नहीं है, यकीनन वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरा ख्याल है तुम्हें इस डील के लिए अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। शन भी उसे मोटिवेट करती है। तभी लियो कहने लगा बस एक दफा मेरी ये डील डन हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले हु से शादी करूंगा। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो बाहर आते ही वैन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी मेरा ख्याल है कि इतनी एक्टिंग काफी थी, तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक्स, और हाँ ये कुछ अमाउंट भी रख लो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा रिवार्ड है। तभी वैन कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मेरा सबके सामने तुम्हें सपोर्ट करना सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। जिसके जवाब में जियान कहने लगी मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ है। तभी वैन कहने लगा अगर ऐसा ही है तो मैं अभी वापस आकर सब लोगों को बता देता हूँ कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली जियान उसे ऐसा करने से रोकने लगी और साथ ही उसे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर वैन कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल हूँ। जियान इनकार करती इससे पहले ही वैन उसे अपने बाहों में उठाकर शादी के लिए लेकर जाने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त वैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी थी। वैन जियान को लेकर अपने घर पहुँचता है तभी जियान पूछने लगी कि ये हम कहाँ आ गए हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहिए। वैन कहने लगा क्या तुम्हें मुझसे शादी करने पर पछतावा हो रहा है। जिसके जवाब में वो पूछती है अगर पछतावा हो तो क्या मैं पीछे हट सकती हूँ। लेकिन वैन उसे बताता है कि पीछे हटने का ऑप्शन अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जियान उसे अपने बेडरूम के बारे में पूछती है तभी वैन उसे अपने पास बिठाकर एक अच्छी सी सेल्फी क्लिक करके उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है।
इतने में वैन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, जो उसे कॉल करके डांटते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो, आखिर तुम उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी वैन जियान को लेकर अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। ग्रैंडमा जियान को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। ग्रैंडमा जियान को अपना एंसेस्ट्रल जेड ब्रेसलेट देती है, जिसको देखते ही जियान कहने लगी मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन ग्रैंडमा कहने लगी ये मेरी बहू के लिए है। ग्रैंडमा जियान की खुलकर तारीफ करती है और कहने लगी अगर वैन ने कभी भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो सिर्फ मुझे बताना, तुम देखना मैं कैसे इसके कान खींचती हूँ। और साथ ही ग्रैंडमा उसे वहाँ पर स्टे करने के लिए कहती है, जिस पर ना चाहते हुए भी जियान को हाँ कहना पड़ा। कुछ देर में वैन फ्रूट सर्व करता है, तभी ग्रैंडमा कहने लगी ये बहुत बदमाश लड़का है, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जिसके साथ साथ वैन भी उसके बेडरूम में मौजूद था और वो कहने लगी तुम सोफे पर सो जाना और मैं बेड पर सो जाऊंगी। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि वैन की तबीयत ठीक नहीं है। वैन उसे बताता है कि मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस वक्त मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जियान पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्यों है, जिस पर वो बताता है मेरा ख्याल है ग्रैंडमा ने सूप में कुछ मिला दिया था, लेकिन कोई बात नहीं मैं बाहर चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर रहते हुए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तभी उसको रियलाइज होता है कि ग्रैंडमा बाहर से दरवाजा लॉक कर चुकी हैं। खुद को संभालते हुए वैन बेड पर लेट जाता है और जियान भी उसे ज्वाइन कर लेती है। अभी सो वैन की आंख खुलती है तो अपने पास मौजूद जियान को देखते हुए वो मन ही मन में कहने लगा ये बिल्कुल एक छोटी सी किटन है। अपना फोन देखते हुए वैन को याद आता है कि आज जियान को अपने भाइयों के साथ मीटिंग के लिए जाना था। दिन शिफ्ट होता है तो हम लियो और हु को देखते हैं, जो आज चैनल 10 के ओनर से मिलने के लिए आए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी डील डन हो जाएगी। तभी उनकी नजर वहाँ से गुजरने वाले जियान पर पड़ती है, जिसको देखते ही हु कहने लगी क्या तुम यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आई हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जियान उन्हें देखते ही कहने लगी तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर घुसने की, क्या तुम लोगों को आइडिया नहीं कि ये हमारे चैनल का प्राइवेट एरिया है। वो जियान के कैरेक्टर को लेकर बातें करती है, तभी जियान उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि वो लियो को भी अपने थप्पड़ का मजा चखा चुकी थी। वो वहाँ पर मौजूद गिलास का पानी जियान के ऊपर फेंकने लगती है, तभी वहाँ पर वैन आकर जियान को डिफेंड करने लगा। इतने में वहाँ पर जियान के भाई भी आ चुके थे, जिनको देखते ही हु और लियो कहने लगे देखे जरा ये लड़की जबरदस्ती यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जियान के भाई अपने गार्ड्स को बोलकर लियो और हु को बाहर फेंक पा देते हैं। तभी हु उन्हें रिंग दिखाते हुए कहने लगी मैं आप लोगों के लिए अपॉलॉजी गिफ्ट लाई थी, क्या आपको पता है इसमें कस्टमाइज्ड रिंग भी मौजूद है जिसके ऊपर डायमंड भी है। लेकिन जियान के भाई हु के गिफ्ट के साथ साथ हु और लियो को भी बाहर फेंकवा चुके थे। बाहर आते ही लियो को रियलाइज होता है कि जियान को धोखा देकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन तभी हु उसे बताती है कि जियान तुमसे झूठ बोल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तो जियान को जानते भी नहीं होंगे। तभी लियो कहने लगा क्यों नहीं जानते, क्या तुमने देखा नहीं वो हमारे सामने उन्हें भाई बुला रही थी। जिस पर हु कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें भाई बुलाऊं तो तुम मेरे भाई हो जाओगे। में हु को उसके अंकल की कॉल आती है, जो उसे बता रहे थे कि चैनल 10 में मेरी प्रमोशन हो चुकी है। और यही गुड न्यूज जब वो लियो के साथ शेयर करती है तो लियो बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन मन ही मन में कहने लगा जितना बड़ा चांस मैंने तुम्हारी वजह से मिस किया है, अब मैं सारा फायदा तुमसे ही उठाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ हम वैन और जियान को देखते हैं, जो इस वक्त जियान के भाइयों के सामने मौजूद थे। तभी वह उसे पूछने लगे कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। जियान बताती है कि हमारी शादी से एक दिन पहले हम मिले थे, लेकिन वैन बताता है कि वो पिछले 12 साल से जियान को जानता है। जियान उसे झूठ बोलने से मना करते हुए कहने लगी मेरे भाई एक सेकंड में पता लगा लेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसलिए प्लीज झूठ मत बोलो। लेकिन वैन दोबारा से बताता है कि वो 12 साल से जियान को जानता है और वो एड्रेस भी बताता है जहाँ पर वो जियान के साथ एक ही सोसाइटी में रहता था। तभी जियान कहने लगी कहीं तुम वही स्टिंकी लड़के तो नहीं जिसने मुझे सॉरी बोलने पर मजबूर किया था। लेकिन जियान के भाई अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे और गुस्से में आते हुए कहने लगे अगर शादी करनी ही थी तो कम से कम हमें इन्फॉर्म ही कर देती, परमिशन लेने की तो तुमने जरूरत ही नहीं महसूस की। बहुत छानबीन के बाद जियान के भाई ये फैसला करते हैं कि वो वैन को 3 महीने के ट्रायल का टाइम दे रहा है। अगर 3 महीने में वो जियान का अच्छे से ख्याल रख पाता है तो ठीक, वरना उसको जियान को छोड़ना होगा। और इस पर एग्री होते हुए जियान वैन को लेकर बाहर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई उसके ऊपर कोई और पाबंदी लगा दे। वैन जियान के साथ गाड़ी में बैठ चुका था, तभी वो जियान के करीब आते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहने लगी मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त ये सब करना चाहिए। वैन जियान को एक्सप्लेन करता है ठीक है हमारी शादी जल्दी में हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक दफा फिर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियान एक दफा फिर उसे रोक देती है। नेक्स्ट सीन में जियान अपनी फ्रेंड के साथ बार में मौजूद थी, तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी मुझे वॉशरूम जाना है, जिस पर जियान कहती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों वॉशरूम अटेंड करने के लिए ऊपर आ जाती हैं। इन जियान पर नजर पड़ते ही शन अपने बॉयफ्रेंड को भी उसी बार में बुला लेती है, जो उसी बार का ऑनर भी था। और साथ ही कहने लगी मैं भी देखती हूँ जियान आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है।
जबकि दूसरी तरफ हम जियान और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो अब ऊपर आ चुकी थी, लेकिन तभी शन को उससे टक्कर हो जाती है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो गई। शन जियान से कहने लगी बहुत अकड़ है ना तुम्हें, तुम आज देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, और तभी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड आते ही जियान को माफी मांगने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन जियान उसकी कोई बात नहीं मानती, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। शन का बॉयफ्रेंड अपनी हद से बाहर निकलता है, इससे पहले ही वहाँ पर वैन आ जाता है जो आते ही जियान को डिफेंड करने लगा। शन का बॉयफ्रेंड कहने लगा इस लड़की ने मेरी गर्लफ्रेंड को नाराज किया है, इसे माफी मांगनी होगी वरना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, जिस पर वैन उसे जबरदस्त सबक सिखाता है। शन जियान से कहने लगी मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही हो, शायद तुम्हें अपनी असलियत भूल चुकी है। हम सब जानते हैं कि तुम एक क्लीनर हो। लेकिन जैसे ही शन के बॉयफ्रेंड को वैन की रियलिटी पता चलती है, वो शन पे गुस्सा होते हुए कहने लगा मुझे इस तरह के इंसान से उलझाकर क्या तुम मेरी जिंदगी खत्म करना चाहती हो। वो दोनों जा चुके थे, तभी वैन जियान से पूछता है क्या तुम्हें डर लगा था, जिस पर वो बताती है नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, और अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है। जियान की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत ही हैंडसम इंसान है, और वहाँ से चली गई। तभी वैन उसके करीब आते हुए कहने लगा मेरे पीछे अकेले अकेले बाहर आकर तुम क्या कर रही थी। इसके जवाब में जियान कहने लगी मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। वैन को टालने के लिए जियान कहने लगी मेरी एंकल्स में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वैन उसे अपने हाथों में उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में वो जियान को लेकर घर पहुंच चुका था, तभी उसे बेडरूम में लिटाते हुए कहने लगा मेरा ख्याल है अब तुम बेटर फील कर रही होगी, और साथ ही उसे टिकट देते हुए बताने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए सोफा एग्जीबिशन की टिकट खरीदी है। जिस पर जियान बहुत ज्यादा हैरान होते हुए पूछने लगी तुम्हें कैसे पता कि मुझे एग्जीबिशन और आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर वैन कहने लगा जिससे प्यार हो उसके बारे में सारी बातें पता चल ही जाती है। जियान कहने लगी क्या तुम जानते हो मैं और लियो 3 साल एक साथ रहे हैं, लेकिन उसे आज तक पता नहीं होगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जिस पर वैन उसे लियो के बारे में ना सोचने के लिए कहता है। अगले सीन में हम शन को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी और लियो को बता रही थी क्या तुम जानते हो जियान के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसके हस्बैंड भी एक बहुत पावरफुल इंसान है। वो लड़की दिन ब दिन मेरे नर्व्स पर सवार होती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक मैं उसे अपना बदला ना ले लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। इस पर लियो कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। तुम बस कल के एग्जीबिशन का वेट करो और देखती जाओ कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो एग्जीबिशन के लिए पहुंच चुकी थी। तभी उसे वैन का मैसेज आता है जो उसे बता रहा था कि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से शायद मुझे कुछ टाइम लग जाए पहुंचने में। वो जियान को देखते ही कहने लगी देखो जरा एक क्लीनर किस तरह क्रिटिकली इन सारे आर्ट पीसेस को एग्जामिन कर रही है, जैसे इससे अच्छा टेस्ट तो किसी का हो ही नहीं सकता। इस पर जियान कहने लगी मेरा ख्याल है मुझसे पहले तुम दोनों को अपने बारे में याद रखना चाहिए कि तुम लोगों की क्या रियलिटी है। लियो कहने लगा ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम मैं अच्छे से जानता हूँ जितना पैसा तुम्हारे पास है वो तुमने सिर्फ अमीर लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर बनाए हैं। तभी जियान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए अपनी बकवास बंद करने के लिए कहने लगी। कुछ ही देर में एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी थी। तभी जियान का वीआईपी सीट पर बैठना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब देखते हुए वो कहने लगी मुझे नहीं लगता कि तुम इस सीट पर बैठने के काबिल हो, अच्छा होगा तुम अपनी औकात में रहते हुए पीछे आकर बैठ जाओ। तभी जियान कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो स्टाफ को बुलाकर कहने लगी मुझे लगता है कि आपको इस लड़की की वेरिफिकेशन करानी चाहिए, ये वीआईपी सीट को डिजर्व नहीं करती। जबकि लियो उसे ये सब करने से मना कर रहा था और मन ही मन में मुंह को खोसते हुए कह रहा था अगर तुम्हारे अंकल की प्रमोशन ना हो रही होती तो तुम जैसी कमअकल लड़की के साथ मैं एक दिन गुजारना भी पसंद ना करता। स्टाफ वेरिफिकेशन करने के बाद जियान को बताते हैं कि आपके कार्ड में 999 की अमाउंट मौजूद है, और ये सुनते ही वो मजाक उड़ाते हुए कहने लगे तुम्हारे पास तो पूरे 1000 युआन भी नहीं। लेकिन गार्ड्स हु की करेक्शन करते हुए बताते हैं कि इनके कार्ड में 999 बिलियन की अमाउंट मौजूद है, और ये सुनते ही हु और लियो दोनों शॉक हो चुके थे। एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी थी। तभी इटर्निटी पीस को देखते हुए जियान डिसाइड कर चुकी थी कि उसे किसी भी तरह करके इस पीस को खरीदना है। जबकि दूसरी तरफ लियो से कह रही थी किसी भी तरह इसको इस आइटम को खरीद कर जीतने मत देना, याद रखो हमें इसके लिए जितनी पेमेंट करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल भी ये आइटम नहीं खरीदने देंगे। इस तरह 200 मिलियन युवान से शुरू होने वाले आर्ट पीस की अमाउंट 800 मिलियन युवान तक पहुंच चुकी थी, लेकिन लियो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वहाँ पर वैन आ जाता है जो आते ही डिक्लेयर करता है कि वो 1 बिलियन युआन में इस आइटम को खरीदना चाहेगा, लेकिन लियो उसे ऐसा भी नहीं करने देता और 1100 बिलियन युआन में इस आइटम को खरीदने के लिए राजी हो चुका था। तभी वैन बताता है कि वो स्काई लैंटर्न जलाना चाहेगा, जिसका मतलब ये था कि वो किसी भी तरह करके इस आइटम को खरीदना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी पेमेंट ना करनी पड़े। ये सब देखते हुए लियो के साथ साथ हु को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। ऑप्शन में पेश किया जाने वाला नेक्स्ट आइटम कोई आइटम नहीं था, बल्कि वो सोफिया द आर्टिस्ट का स्टूडियो था। जियान वैन को बताती है कि वो जरूर इस स्टूडियो को खरीदना चाहेगी। तभी वैन कहने लगा मैं इसे जरूर खरीदूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही पेमेंट क्यों ना करनी पड़े। उसने बताता है कि स्टूडियो की अमाउंट 200 बिलियन युआन से स्टार्ट हो रही है, जिससे वैन 300 बिलियन युआन तक लेकर जा चुका था।
होलियो से कहने लगी हमें किसी भी तरह करके स्टूडियो को खरीदना होगा और वैसे भी अमाउंट को बढ़ाते जाओ, अगर हमसे ना खरीदा गया तो हम इसको वैन पर डाल देंगे, वो एंड में खरीद ही लेगा। लियो बताता है कि वो 600 बिलियन युआन में स्टूडियो को खरीदना चाहेगा। एक्चुअली उसे ये उम्मीद थी कि वो अमाउंट को बढ़ा देगा और बीच में छोड़ देगा, इस तरह वैन को ये स्टूडियो एक बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदना पड़ेगा। 600 बिलियन युआन की अमाउंट सुनते ही वो कहने लगी ये तुम क्या कर रहे हो लियो, तुम जानते हो तुम्हारे पास इतनी अमाउंट नहीं है। जिस पर लियो कहने लगा कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़ी सी अमाउंट दे देना, हम दोनों मिलकर ये स्टूडियो खरीद लेंगे। इस पर हु को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन में कहने लगी इसका मतलब है कि अब मुझे तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन लियो के एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट वैन मजीद अमाउंट नहीं बढ़वाता। इस पर लियो को काफी हैरत हुई और वो वैन से पूछने लगा क्या तुम ये स्टूडियो नहीं खरीदना चाहोगी, जिसके जवाब में वैन उसे बताता है कि नहीं, मेरा ख्याल है तुम्हें स्टूडियो की ज्यादा जरूरत है। होस्ट लियो से उसका कार्ड मांगते हैं तो उसका बैलेंस इनसफिशिएंट था, सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि हु का भी बैलेंस इनसफिशिएंट था। होस्ट लियो को बताता है कि अपने रूल्स के मुताबिक हम आपको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर देंगे। तभी लियो कहने लगा मुझे पूरा यकीन है कि वैन के पास भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी, लेकिन वैन आसानी से पेमेंट कर देता है। इस सीन में हम जियान को देखते हैं जो आज वैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो बाहर आती है तभी उसकी टक्कर वैन से हो गई। वैन उसे लेकर रूम में आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और साथ ही उसे वो नेकलेस दिखाता है जो आज वो उसके लिए लेकर आया था। वैन उसे नेकलेस पहनाकर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसा लगा, जिस पर वो बताती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी वैन उसके करीब आने लगा। वैन जियान के करीब आते हुए उसे किस करता है। तभी जियान कहने लगी मेरा ख्याल है कि हमें अपने रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह जियान वैन को ढूंढते हुए किचन में आती है तो वैन उसी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था और ये देखते हुए जियान उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वैन उसे अपने पास बुलाकर उसे अपने खास रोमांटिक अंदाज में ब्रेकफास्ट कराता है और साथ ही उसे अपने कार्ड देते हुए कहने लगा आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना होगा। लेकिन जियान कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा शॉपिंग करनी चाहिए। जिस पर वैन कहता है कितनी गलत बात है, इतनी मेहनत से मैं कमाता हूँ लेकिन मेरी वाइफ मेरे अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी ही नहीं है। यूँ ना चाहते हुए भी जियान को वो कार्ड रखना पड़ा। लेकिन वैन के जाने के बाद जियान अपनी फ्रेंड को बुला चुकी थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेडली उसे बताती है क्या तुम जानती हो मेरे हस्बैंड ने मुझे आज शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड दे दिया है। और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थी। जियान अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर वो दोनों खुलकर शॉपिंग कर रही थी। लेकिन उसकी फ्रेंड के जाने के बाद जब जियान घर जाने के लिए बाहर आती है तो शैन अपने गार्ड के साथ उसका वेट कर रही थी। शैन जियान से कहने लगी मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी अपने घर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिस पर जियान उसे बताती है क्या तुम जानती हो तुम्हारे नाक पर मक्खी बैठी हुई है। शैन का टेंशन डाइवर्ट करते ही जियान हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन तब तक शैन के आदमी उसे देख चुके थे। तभी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे। गाड़ी में बैठते ही शैन जियान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी आज तक तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है आज तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। इतने में वहाँ पर वैन आ जाता है जो आते ही शैन और उसके आदमियों को अपने गार्ड से पकड़वाकर जियान को रेस्क्यू कर चुका था। जियान उसे हक करते हुए कहने लगी मुझे लगा था हम दोनों कभी भी एक दूसरे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन वैन उसे यकीन दिलाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और अपने मैनेजर से कहने लगा इन सबको पुलिस के हवाले कर दो, इनमें से कोई भी छूट कर नहीं जाना चाहिए। अगली सीन में हम जियान को देखते हैं जो वैन के साथ घर पहुंच चुकी थी। वैन उसके जख्मों पर दवाई लगाते हुए उसे बता रहा था कि तुम्हारा इस तरह खतरे में जाना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जियान उसे बताती है मेरा ख्याल है कि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है और मुझे अपने भाइयों को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन वैन उसे ऐसा करने से मना करने लगा। जियान वैन को थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि वो उसे किस करना चाहती है। यूं वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए एक दूसरे के करीब से करीब तरह होते गए। अगली सीन में हम वैन को देखते हैं जो इस वक्त किसी से फोन पर बातें कर रहा था जबकि जियान सो रही थी। तभी वो जियान को ख्वाब में चिल्लाते हुए देखता है। जियान की इस हालत से वैन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन वो जियान को यकीन दिलाता है कि वो अब बिल्कुल सेफ है और उसे परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में वैन किचन में मौजूद था तभी जियान नीचे आ जाती है। उसको ऐसे नीचे आता देखकर वैन अपने हाथों में उठाकर उससे पूछने लगा तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी, तुम जानती हो ना तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन जियान उसे बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं हर चीज के लिए तुम पर डिपेंड नहीं करना चाहती। जियान की नजर फोन पर पड़ती है जिसमें शैन को दिखाया जा रहा था जिसकी मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खो चुकी थी। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था कि ये सब बहुत ज्यादा मार की वजह से हुआ है। तभी जियान उसे पूछती है कि ये सब तुमने किया, जिस पर वैन बताता है ऑब्वियसली उसे अपने किए की पेमेंट करनी थी लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब पूरी तरह से मैंने ही किया है। इतने में डोरबेल बजती है तभी जियान कहने लगी मैं खुद दरवाजा खोलूंगी। जिस पर वैन उसे अपने हाथों में उठाकर दरवाजे के पास ले आता है। यहाँ पर मौजूद डिलीवरी बॉय वैन को बता रहा था कि आपका ऑर्डर किया हुआ सूट पहुंच चुका है। जिस पर जियान को बताया जाता है कि वैन ने उसके लिए एक सूट ऑर्डर किया था। जियान चेंज करती है तभी वैन उसे बताता है कि ये मैंने तुम्हारे भाई की बर्थडे के लिए ऑर्डर किया है। एक्चुअली आज तुम्हारे भाई की बर्थडे है और उसने तुम्हें इनवाइट किया है। तभी जियान पूछने लगी मेरे भाई के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है।
वैन उसे बताता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सबको टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को अटेंड करने पर फोकस करो। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं, जिस वक्त लियो के पाँव पकड़ते हुए कह रही थी, भाई प्लीज मुझे मत मारो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मुझे मजीद मत मारो। जिस पर लियो से डांटते हुए पीछे हटने के लिए कहने लगा। इतने में वहाँ पर लियो की मॉम आ जाती है, जिनके लिए शैन की इस हालत को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वो लियो से कहने लगी, जब से वो लड़की हमारी जिंदगी से गई है हमारे तो दिन ही खराब चलने लगे हैं। पहले तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट होगी और अब शैन की ये हालत। तभी वहाँ पर हुआ जाती है। इतने में लियो को चैनल 10 के ऑनर की तरफ से मैसेज आता है, जो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे थे। और ये देखते ही लियो बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा, देखो मैंने कहा था ना कि चैनल 10 के ऑनर्स मेरे साथ डील डन करना चाहते हैं। तुम लोग मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो लोग मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। नेक्स्ट सीन में बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ जिया के साथ वैन भी मौजूद था। इतने में वहाँ पर लियो के साथ हू भी आ जाती है, लेकिन जिया को देखते ही उनका मूड खराब हो गया और वो कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि आज यहाँ पर किसका फंक्शन चल रहा है? जियान वहाँ से जा चुकी थी। तभी लियो हू से कहने लगा, तुम इन पर नजर रखना, मैं जरा टॉयलेट यूज करके आता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जियान और वैन उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और उसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आज अपना टारगेट अचीव करके ही रहूंगा। लियो की मॉम उसे बताती है, क्या तुम जानते हो चैनल 10 के ऑनर्स अपनी बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बहन को पटाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर वो कहने लगा, मैं आज जरूर उस लड़की को सेट करके ही जाऊंगा। लेकिन जब वो नीचे आता है तो जियान को चिल्लाते हुए देखता है, जो इस वक्त लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अगर किसी को बेवफा और धोखेबाज इंसान चाहिए तो मैं 2 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लियो उसके हाथ से स्पीकर फेंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि इस वक्त तुम किसके फंक्शन में मौजूद हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं कि तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। इतने में वहाँ पर जियान के भाई आ जाते हैं, जो आते ही कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बहन को परेशान करने की? जिस पर वो बताता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी बहन जियान ही है। लेकिन जियान के भाई उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, तुम्हें इनवाइट भी सिर्फ और सिर्फ जियान की वजह से किया, लेकिन लगता है कि तुम बिल्कुल अपनी हद भूल चुके हो। ये उनसे माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि मैं एक दफा फिर जियान को प्रपोज करूंगा। लेकिन वैन उसे कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम किसी और की वाइफ को कैसे प्रपोज कर सकते हो? ये सुनते ही लियो हू से कहने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही मुझे सिड्यूस कर रही थी और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी कीमती चीजें खो दी। इस थप्पड़ के जवाब में लियो को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जो कि हू की तरफ से था। तभी लियो की मॉम आकर हू को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया। जियान के भाई के कहने पर गार्ड्स उन दोनों को बाहर फेंकवा देते हैं। लेकिन बाहर आते ही लियो कहने लगा, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो कुदरत मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। लियो की मॉम उसे लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी हू कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ अपना वॉलेट तक शेयर किया, लेकिन तुमने कितनी बेदर्दी से सब लोगों के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और जियान तुम्हें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ने वाली। अब मुझे मत कहना कि मैं एक जालिम लड़की हूँ। क्योंकि दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो वैन के साथ पार्टी से वापस अपने घर आ चुकी थी और वैन से कह रही थी, हस्बैंड जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर वैन उसे पूछता है, क्या तुमने मुझे हस्बैंड बुलाया? जियान कहने लगी, हाँ मैंने तुम्हें हस्बैंड बुलाया और तुम्हें बता दूं कि ये मैंने ड्रंक होने की वजह से नहीं बुलाया, बल्कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, सिर्फ इसलिए तुम्हें हस्बैंड बुला रही हूँ। और उसे केस करने लगी। यूं दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरती है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद थी और उसे बता रही थी कि मैं वैन से कितना प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जो आते ही कहने लगा, जियान प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं उस सब पर शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम पहले से शादीशुदा हो, लेकिन इस बात पर मुझे बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लीज तुम जल्दी से ये ड्रेस पहन लो, हम अभी शादी कर लेते हैं। जिस पर जियान कहने लगी, ना आज ना कल मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली और आइंदा इस तरह मेरे पीछे आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जियान के जाने के बाद लियो खुद को खोसते हुए कह रहा था, मैं कैसे इतनी कीमती चीज को अपने हाथों से जाया कर सकता हूँ। लेकिन ये सब देखते हुए हू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगी, जियान जब मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी ऑब्वियसली उसके बाद लियो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं, जो इस वक्त अपने फ्रेंड के साथ मसाज के लिए आई हुई थी, लेकिन मसाज के दौरान ही वो बेहोश हो जाती है। जिस पर उसका मसाज करने वाली लड़की हू को कॉल करके कहने लगी, मैंने आपके बताए हुए काम पर अमल कर दिया है, जल्दी से मुझे 1 लाख युआन सेंड करें। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं, जो घर आता है तो जियान घर पर मौजूद नहीं थी। तभी उसे जियान के फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि जियान को किसी ने किडनैप कर लिया है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं, जिसके पास मौजूद किडनैपर्स उसको हैरास करते हुए उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर हू आ जाती है, जिसके साथ लियो भी मौजूद था। लियो किडनैपर से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो मैं अभी के अभी हू को कत्ल कर दूंगा। तभी किडनैपर्स को वहाँ से जाना पड़ा। लियो का ये बदलता चेहरा हू को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। तभी लियो जियान के पास आकर कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
जियान, तुम भी मुझे पहले की तरह चाहती हो, ऐसा ही है ना? प्लीज बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज के आज ही उस लड़के से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो। लेकिन जियान उसे बताती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैन से प्यार करती हूँ। प्लीज वैन को बुलाओ, मुझे उसकी जरूरत है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वो लियो का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, वो लड़की तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम ही बेवकूफ हो जो उसे बचाकर हीरो बनना चाहते थे। जिस पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो जियान के पास आकर कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ पहले ही जबरदस्ती कर लेनी चाहिए थी, और उसे हैरास करने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर वैन आ जाता है जिसके साथ उसके गार्ड्स भी मौजूद थे। वैन के गार्ड्स लियो और हु दोनों को अरेस्ट कर चुके थे। तभी जियान कहने लगी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, प्लीज वैन मुझे घर लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है जिसके साथ मौजूद वैन रो रहा था और उसी को देखते हुए जियान कहने लगी, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें आज फर्स्ट टाइम रोते हुए देख रही हूँ। तभी वैन उसे बताता है, जब मुझे पता चला तुम्हें किडनैप कर लिया गया है तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। जियान उसे बताने लगी कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की दिलो जान से कदर करती हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए पैशनेटली किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त वैन के साथ एक फंक्शन अटेंड करके बाहर आ रही थी। तभी वैन उसे अपने हाथों में उठाकर किस करने लगा। इसी दौरान उन दोनों का सामना च्यू से होता है। च्यू को देखते ही जियान कहने लगी, देखो जरा हम कितने साल बाद मिल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही च्यू हो। वैसे च्यू, तुम अब्रॉड चले गए थे ना अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। तभी च्यू बताने लगा कि हाँ, मैं अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर चुका हूँ और अपना करियर भी सेटल कर चुका हूँ। तभी जियान कहने लगी, रुको मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। च्यू ये मेरे हस्बैंड वैन है और वैन ये मेरे बचपन के दोस्त च्यू है। लेकिन वैन च्यू के साथ हाथ नहीं मिला था बल्कि जियान को लेकर वहाँ से जाने लगा, जिस पर च्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जियान वैन से पूछती है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। जिसके जवाब में वैन कहने लगा, मैं इस तरह की फालतू बातों के बारे में नहीं सोचता, अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ से चलो तो फिर खामोशी से चलो। तभी च्यू मन ही मन में सोचने लगा, मैं सिर्फ इसके लिए सेटल होने गया था ताकि मैं इस काबिल बन सकूं कि इसको प्रपोज कर सकूं, और वो मुझे कितने फख्र से बता रही है कि ये मेरे हस्बैंड है, ऐसे जैसे इसको पता ही ना हो कि मैं पिछले 15 सालों से इसको पसंद करता आ रहा हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, जियान अब मैं सेटल हो चुका हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत जबरदस्त है। क्योंकि ये बात जियान को काफी अजीब लगी। तभी जियान कहने लगे, इस वक्त हमें जल्दी है, हम फिर कभी मिलेंगे। लेकिन वैन से पूछती है कि आखिर ये मुझे अपनी सैलरी के बारे में क्यों बता रहा है, जिस पर वैन बताता है कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है। जबकि च्यू अब कह रहा था, तुम देखो मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाता हूँ, और तभी किसी को कॉल मिलाकर कहने लगा, मैं जैसे कहूँ बस वैसे ही करना। नेक्स्ट सीन में हम जियान और वैन को देखते हैं जो घर पहुंच चुके थे। तभी वैन उसे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी च्यू के साथ नहीं देखना चाहूंगा। जिस पर वो कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त था, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। वैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन तभी जियान को उसके भाइयों की कॉल आ जाती है जो उसे जल्दी से घर बुला रहे थे और उसे बता रहे थे कि आज हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। जियान अपने भाइयों से मिलने के लिए पहुंचती है तो उसके भाई सच में बहुत परेशान थे और उसे बता रहे थे कि हमारी कंपनी के लिए होने वाली इंटरनेशनल फंड्स को रोक लिया गया है और इस सब के पीछे च्यू का हाथ है। ये चैन बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए थी। हमें समझ नहीं आ रही कि अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने बिजनेस को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगे। जियान का भाई उसे कहने लगा, वैसे च्यू तुम्हारा दोस्त था ना, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जिस पर जियान कहने लगी, वो मेरा दोस्त नहीं था, बस बचपन में हम कभी कभी एक साथ खेल लेते थे। कुछ ही देर में जियान के भाई वहाँ से जा चुके थे। तभी जियान सोचने लगी, मैं कैसे च्यू से बात कर सकती हूँ, मुझे पहले ही वैन ने मना कर दिया है कि मुझे उससे नहीं मिलना। अगर मैं च्यू से मिलने के लिए गई तो ये बात वैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आखिर मैं अपने भाइयों को इस हालत में छोड़ भी तो नहीं सकती, मुझे यकीनन उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जियान बाहर आती है तो च्यू से मिलने के लिए पहुंच चुका था। तभी उसके करीब आते हुए कहने लगा, तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहती हो, और साथ ही उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है जो आते ही च्यू को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी शादी हो चुकी है। जियान वैन को ऐसा करने से रोकती है। तभी वो कहने लगा, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियान च्यू से कहने लगी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, बस वो कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन तभी वैन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैंने ये सब बिल्कुल भी गुस्से में नहीं किया, मेरी इंटेंशन थी तुम्हें थप्पड़ मारने की थी। तुम्हें पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जवाब में च्यू कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे इस तरह धमकाते फिर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं अपना हाथ रोक लूं तो इसके सारे भाई बैंकक्रप्ट हो जाए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने औकात में रहो और आइंदा मेरे साथ बिल्कुल भी बदतमीजी मत करो। तभी जियान उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और साथ ही उसे वार्न करती है कि आइंदा कभी भी मेरे हस्बैंड के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करने की गलती मत करना। जियान वैन को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी च्यू कहने लगा, तुम्हें प्यार से बहुत समझा लिया, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे साथ सख्ती करने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है जिस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वैन कहने लगा, देखो
मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके बदले में मुझे 2-3 थप्पड़ मार सकती हो। इस पर जियान कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कहोगे और मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन वो अपना हाथ उठाते ही रोक लेती है। इस पर वैन कहने लगा, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ देख ही नहीं सकता। तभी जियान कहने लगी, देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम प्यार से समझा रही हूँ कि मेरे और च्यू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर तुम्हें जेलस होना पड़े। वैन कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरी वाइफ और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन उस लड़के की नजरें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैन जियान से पूछता है कि क्या मामला था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया? जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मेरे भाइयों का बिजनेस बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है कि मेरे भाई की कंपनी को होने वाली इंटरनेशनल फंडिंग्स रोक दी गई है और इससे मेरे भाई का बिजनेस बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। वैन जान चुका था कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ च्यू का हाथ है। तभी वो जियान से कहने लगा, शायद तुम भूल चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारा एक आदत हस्बैंड भी है। जियान कहने लगी, इसके लिए इंटरनेशनल लिंक्स की जरूरत पड़ती है जो शायद तुम्हारे पास ना हो। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में तुम मेरी कोई भी हेल्प कर पाओगे। तभी वो कहने लगा, रुको, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए अभी के अभी इस मसले को हल कर देता हूँ। और तभी जियान को उसके भाई की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि हमारी कंपनी के लिए रोके गए इंटरनेशनल फंड्स को दोबारा से जारी कर दिया गया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त वैन के साथ अपने डैड के सामने मौजूद थी और उसके डैड उसको बुरी तरह से डांटते हुए कह रहे थे कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर तुम कैसे एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती हो जिसके साथ तुम्हारी शादी ही नहीं हुई? जिस पर जियान बताती है, डैड हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन डैड कहने लगे, तुम्हारी शादी को किसी ने नहीं देखा। एक ऐसी शादी थी जिसमें ना तुम्हारा बाप मौजूद था और ना भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अभी के अभी इस लड़के को डिवोर्स दे दो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जियान के भाई वैन को डिफेंड करते हुए कहने लगे, डैड हम इसको हर तरह से आजमा चुके हैं, ये एक ट्रस्टवर्दी और लॉयल इंसान है। मुझे नहीं लगता कि इसकी जियान से शादी होने में कोई बुरी बात है। लेकिन डैड कहने लगे कि वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। तभी जियान के सभी भाई मिलकर डैड को कन्विंस करने लगे। वैन भी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में जियान का साथ देगा। अभी डैड ठीक से कन्विंस भी नहीं हुए थे कि वहाँ पर च्यू आ जाता है जो आते ही कहने लगा, अंकल मुझे नहीं लगता कि ये लड़का जरा भी ट्रस्टवर्दी है। अगर मैं आपको इसके कारनामे बताना शुरू कर दूं तो शायद शाम हो जाए। इस पर वैन कहने लगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे नहीं लगता इस सारे मामले में किसी ने भी तुम्हारे ओपिनियन जानने के बारे में इंटरेस्ट जाहिर किया हो। लेकिन वैन की बातों को खातिर में लाए बिना च्यू एक दफा फिर अंकल को इस बात के लिए प्रपोज करता है कि उनको जियान की शादी च्यू से कर देनी चाहिए, जिस पर वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैन के गुस्से को देखते हुए च्यू कहने लगा, मेरे सामने दांत चुबाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, तुम शायद मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत क्रश कर सकता हूँ। जिस पर वैन कहने लगा, चलो मैं भी देखता हूँ कि पहले कौन क्रश किया जाता है। इतने में वहाँ पर वैन का मैनेजर आ जाता है, जिसको देखते ही च्यू कहने लगा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर वो बताता है कि सर मैं नहीं बल्कि असल सर हमारे वैन है। जिस कंपनी की सैलरी और अथॉरिटी पर आप इतना इतराते फिर रहे हैं वो एक्चुअली मिस्टर वैन की ही है और उन्होंने आपको फायर कर दिया है। तभी वो कहने लगा, प्लीज सर ऐसा मत करे, मैं अंधा हो गया था, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन वैन अपने विजिटर्स को बुलाकर उसे वहाँ से च्यू को लेकर जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वैन के बारे में ये पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है तो जियान के भाई बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन अब जियान का मूड बुरी तरह से खराब था और वो कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही नहीं जानती कि वो कौन है और कौन नहीं। पता नहीं मुझे और क्या क्या पता चलना बाकी है। वैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सब बताना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गुस्से में आकर तुम कोई बड़ा कदम उठा लो। वैन का मैनेजर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, प्लीज मैम इन्हें माफ कर दे, एक्चुअली ये आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन इनकी इंटरनेशनल कंपनी पर बहुत सारे केसेस चल रहे थे और वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, बस इतनी सी वजह थी। वैन जियान से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बताती है कि हम दोनों एक कपल है, हमें परेशानी और राहत एक साथ ही देखनी चाहिए थी। वैन नीली डाउन होते हुए कहने लगा, जियान मुझे माफ कर दो वरना। जिस पर वो पूछती है, वरना क्या करोगे? तभी वैन कहने लगा, अगर तुमने माफ ना किया तो मैं सारा दिन इसी तरह बैठा रहूंगा, अगर 1 साल तक माफ ना किया तो मैं 1 साल तक बैठा रहूंगा। इस पर जियान कहने लगी, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन याद रखो कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम था। तभी वैन प्रॉमिस करता है कि वो आइंदा कभी भी जियान को परेशान नहीं करेगा। अचानक से जियान की तबीयत खराब होने लगी। तभी वैन उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन जियान कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत है, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही वैन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और कहने लगा, क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? तभी जियान के भाई कहने लगे, हम सब मामू बनने वाले हैं, जबकि उसके डैड कहते हैं मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। वैन जियान को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दुनिया देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स लाए जाते हैं जो वैन ने जियान के लिए ही प्रिपेयर करवाए थे। वैन जियान को बताता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपने स्टॉक्स और अपना सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। आज से मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है।
सब देखते हुए चियान के भाई बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और कहने लगे बिलाखिर हमारी बहन को ऐसा पति मिल ही गया जो हमसे ज्यादा उससे प्यार करता है। लेकिन चियान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो कहने लगी वैन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्या मैंने इस सब के लिए तुमसे शादी की थी, मैं बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन वैन कहने लगा अगर तुमने ये सब एक्सेप्ट ना किया तो मुझे लगेगा कि शायद तुम मेरे साथ डिवोर्स चाहती हो। जिस पर चियान कहने लगी मैं बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहती और डिवोर्स का तो नाम भी मत लेना। इस पर वैन कहने लगा कि आदमी का कमाया हुआ सब कुछ उसकी वाइफ और उसके बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए मैंने अपने सारे एसेट्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं और वैसे भी अभी तो हमारी शादी होना भी बाकी है। मूवी के लास्ट सीन में हम वैन और जियान को देखते हैं जिस वक्त खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध रहे थे। एक दूसरे के करीब आते हुए वो पैशनेटली किस करते हैं और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी एंडिंग को पहुंच गई। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।